चलिए मित्रों, नमस्कार। काफी बेहतरीन हिंदी पेडागोजी की सौगात लेकर के हम प्रस्तुत हुए हैं डीटीए भागलपुर। और आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा एवं लिपि यानी स्क्रिप्ट और अधिगम लर्निंग की विशेषताओं के बारे में। हम सभी जानते हैं डियर मित्रों, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपका उत्तर होगा 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस की जब बात किया जाएगा तो 10 जनवरी आपका उत्तर होगा, 10 जनवरी। हिंदी को संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को, कब? 14 सितंबर 1949 को राजभाषा अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज, राज कार्य की भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में देवनागरी लिपि में संविधान की धारा 343 के पैरा नंबर 1, पैरा नंबर ओ प्रश्नों में कई प्रकार से दिया जाता है। 343 के पैरा नंबर 1 के अनुसार हिंदी को स्वीकार किया। किस भाषा में? राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा के रूप में, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। और अंग्रेजी अनुच्छेद 343 के पैरा नंबर 2 के अनुसार अंग्रेजी अर्थात आंग्ल भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज को मध्यस्थ भाषा, बोले तो सहायक राजकीय भाषा, आर्बिट्रेरी ऑफिशियल लैंग्वेज, AOL के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अनुसार सभी कार्यालय में दफ्तरी कार्य के लिए, ऑफिशियल कार्य के लिए, ऑफिशियल कार्य के निष्पादन के लिए अंग्रेजी को, हालांकि उस समय 15 वर्षों के कॉन्ट्रैक्ट पर, लीज पर लिया गया था, 15 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर प्रयोग करने की बात कही गई थी 1950 से। और 1965 आते आते दक्षिण भारत में अभी भी देख रहे भाषा को लेकर के विवाद चल रहा है। तमिल भाषा का प्रयोग, कन्नड़ भाषा का प्रयोग, मलयालम इत्यादि। तो दक्षिण यानी कि साउथ का जो इलाका है, भारत जो है, भारत का निचला जो छोर पड़ता है वो दक्षिणी भारत। तो दक्षिणी भारत में भाषा को लेकर के विवाद होने लगे, दंगे फसाद होने लगे। इससे यह बात समझ में आ गई कि अंग्रेजी भाषा को पूर्णतया खत्म नहीं किया जा सकता। 15 साल के लीज पर ही लिया गया था ना, तो उसके बाद तो खत्म कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक चलता चला आ रहा है। अतः हिंदी भाषा तब से लेकर के अब तक राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी, राजभाषा है, नेशनल लैंग्वेज नहीं। आपके प्रश्नों के उत्तर में होगा ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी राजभाषा है हिंदी। और अंग्रेजी क्या? मध्यस्थ, सहायक राजभाषा, आर्बिट्रेरी ऑफिशियल लैंग्वेज। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अनुच्छेद 51 कहता है, 351 में यह वर्णन है कि हिंदी भाषा को इस तरह से विकास व प्रोत्साहन, मतलब हिंदी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, हिंदी कैसे फले फूले, हिंदी का कैसे प्रोत्साहन किया जाए, इसकी बात करता है 351, ताकि यह भारत की सामाजिक सांस्कृतिक के सभी तत्वों को अभिव्यक्ति प्रदान करने का माध्यम बन सके। कौन? हिंदी। 351 में क्या दिया गया है? तो हिंदी का विकास एवं प्रोत्साहन, उसका बढ़ावा, आप यही उत्तर में लगाएंगे। 345 कहती है आर्टिकल, प्रत्येक राज्य को, चाहे वो हिंदी भाषी राज्य हो या गैर हिंदी भाषी राज्य, नॉन हिंदी स्टेट, जैसे कि आपका बोंगला, बंगाल, तमिल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा चलती है, कर्नाटक कन्नड़ भाषा, केरल मलयालम भाषा, तो ये सभी क्या है? गैर हिंदी भाषी राज्य। तो सबको, चाहे वो हिंदी स्टेट हो या नॉन हिंदी स्टेट हो, सबको हिंदी या अंग्रेजी में से किसी एक को भी अपने राजकीय भाषा के रूप में लागू करना पड़ेगा। किसे? हिंदी को, और नहीं तो अंग्रेजी को। ये 345 की अनुच्छेद कहती है। आइए
भाषा की विशेषताओं को देख लेते हैं। भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा सार्थक शब्दों के समूह को कहते हैं। सार्थक, मीनिंगफुल, निरर्थक नहीं। सार्थक शब्दों के समूह को जब हम प्रस्तुत करते हैं तो भाषा कहलाती है। विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। विचारों का आदान प्रदान मतलब विचारों का विनिमय, अर्थात हम अपनी बात कहते हैं, अगले की बात समझने के लिए भी भाषा का ही यूज करते हैं। तो विचारों का आदान प्रदान ही भाषा है। सामने वाले की बात समझने के लिए भी आवश्यक है और अपनी बात को प्रकट करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए भी भाषा ही अनिवार्य है। भाषा की प्रकृति, कैसा नेचर है लैंग्वेज का? तो यह पैतृक नहीं होती, बपौती नहीं होती है कि पिताजी अंग्रेजी में विद्वान थे, बंगाली बोलने में विद्वान थे, प्रकांड विद्वान थे, तो कि बच्चे भी डायरेक्ट जो है ना बंगाली बोलने लगेंगे, क्या वो अंग्रेजी में विद्वान होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। पैतृक संपत्ति नहीं होती भाषा, लीगेसी। बाबूजी के 2 कट्ठा 4 कट्ठा रहीस, अब बेटा मिल गईस, तो भाषा में हाई विशेषता नहीं के बाबूज गई नहीं ना। पैतृक संपत्ति लीगेसी नहीं है, अर्जित करना पड़ता है, अर्थात अर्जित संपत्ति होती है भाषा, जिसे बालक अनुकरण के माध्यम से, कॉपी करके, इमिटेशन, दोहरा दोहरा करके एवं प्रयास के द्वारा वातावरण से ग्रहण करता है। और आप जानते हैं भाषा के 2 रूप होते हैं, भाषा के मौखिक रूप और दूसरा लिखित रूप। और जब बच्चा क्रंदन करता है तो सांकेतिक रूप भी देखने को मिलता है, साइन लैंग्वेज। तो भाषा के 2 रूप, ऑरल और रिटन, ऑरल और रिटन, जिसमें भाषा का प्राथमिक स्वरूप पूछ लेगा, नहीं तो आधारभूत बोल देगा, या आरंभिक रूप या बुनियादी उद्गामी रूप क्या होता है? मौखिक, ऑरल होता है। और जब प्रश्नों में ना आपका सांकेतिक भी दिया रहेगा, साइन लैंग्वेज, तो बच्चा सबसे पहले रोता है, वो क्या है? संकेत है। क्रंदन संकेत होता है, अर्थात सांकेतिक भाषा, सांकेतिक। तो आपका उत्तर क्या होगा? सांकेतिक उत्तर होगा। यानी भाषा का प्राथमिक स्वरूप वैसे प्रश्नों में आप मौखिक नहीं मारिएगा, सांकेतिक लगाइएगा। नोट, सांकेतिक भाषा का भी अपना व्याकरण होता है, ग्रामर होता है। चौक चौराहे पर आप देखिए तरह तरह के साइन बोर्ड होते हैं, वो क्या होते हैं? संकेत, सांकेतिक भाषा, अर्थात साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा नहीं। तो सांकेतिक भाषा का भी बोल देगा क्या व्याकरण होता है? आप कहेंगे जी, सांकेतिक भाषा का भी अपना व्याकरण होता है। भाषा क्या होती है? एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है, रूल अरेंजमेंट सिस्टम, अर्थात व्यवस्थाओं का समूह है ये, ग्रुप्स ऑफ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। आपसे मिलता है प्रश्नों में व्यवस्थाओं का समूह, या फिर मिलेगा भाषा क्या है? व्यवस्थाओं की भी व्यवस्था है। आप यही बोलते हैं कि राम आम खाता है, ये एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है, अरेंजमेंट सिस्टम है खाता राम एक आम, ये कहना गलत होगा व्याकरणिक दृष्टि से। समझ पा रहे हैं? तो ये क्या है? व्यवस्थाओं की भी व्यवस्था है। आप सिस्टमैटिक ढंग से अपने वाक्य को रखते हैं, अपने विचारों को रखते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 1652 लगभग भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। 1652 मातृभाषा ट्रेंडिंग में है, प्रचलन में है, जबकि 22 भाषा को ही संविधान में मान्यता प्राप्त है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का ही जिक्र है। कौन कौन सी ये भाषाएं हैं देखिएगा, इसमें अंग्रेजी नहीं दिया गया है। देखें, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी भाषा, गोवा, मलयालम, केरल, मणिपुरी, मराठी किस लिपि में होती है? तो देवनागरी लिपि में, हिंदी संस्कृत की तरह। नेपाली भी देवनागरी लिपि। उड़िया, ओडिशा की, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, सिंध प्रांत, तमिलनाडु, तमिल, तेलुगु, आंध्र प्रदेश, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली भाषा, डोंगरी,
ये सभी क्या पूर्वोत्तर राज्य, झारखंड इत्यादि की भाषाएं हैं। तो ये सभी आपकी 22 भाषाएं हैं जिनका जिक्र करता है 8वीं अनुसूची संविधान का। भाषा यादृच्छिक, यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडम, स्वतंत्र होती है। मौखिक स्वरूप जो इसका होता है ना वो रैंडम होता है, लेकिन लिखित में आप व्यवस्थाओं का एक सिस्टमैटिक लिपिबद्ध चरण का पालन करते हैं। भाषा यादृच्छिक होती है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। भाषा ही है वो जिसके माध्यम से हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं, महसूस करते हैं। देखिए ये कलम है, आपने यदि भाषा का ही तो प्रयोग किया ना, किसी चीज का गंदा होना, गुस्सा, क्रोध, मुझे आज बाजार जाना है, ये भी महसूस करने के लिए आपको भाषा का सहारा लेना पड़ता है। भाषा के बिना कुछ भी नहीं। भाषा ही है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं और महसूस करते हैं, वैचारिक चिंतन करते हैं, विचारों का प्रकटीकरण करते हैं भाषा के माध्यम से। और भाषा कैसे आती है? हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज से, यानी कि सभ्यता से, संस्कृति से जुड़ी हुई होती है। तो प्रश्नों में आपको मिलता है कि कल्चरल एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है भाषा। आपका उत्तर होगा जी हाँ, भाषा सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होती है। अर्थात भाषा सीखने के लिए भाषा समृद्ध परिवेश, एनवायरनमेंट, भाषा समृद्ध परिवेश, लैंग्वेज एनरिच एनवायरनमेंट, जिस समाज में आप रहते हैं वहां के परिवार, मित्र, विद्यालय, खेल का मैदान, खेल का मैदान में भी तो नो बॉल सीखते हैं, अरे रे थ्रू करो, पास करो, क्लीन बोल्ड जैसे शब्द को सीखते हैं, सौहार्द्रता, एकता का भाव, हार जाने के बाद भी हाथ मिलाते हैं, ये क्या है? सौहार्द्रता। तो भाषा समृद्ध परिवेश, वातावरण। यदि अंग्रेजी बोलने वाले समूह हैं आपके इर्द गिर्द में, आप स्वाभाविक रूप से अपने वातावरण से सीख लेते हैं अंग्रेजी को, तो आप कह सकते हैं कि भाषा अपने वातावरण में बिखरी पड़ी हुई है। अर्थात अपने वातावरण में बिखरे पड़े हर चीजों से सीखी जाती है क्या? भाषा। अब देखें, कहेगा क्षणिक रूप में बदलती है भाषा, आप कहेंगे नहीं, दशकों बाद बदलती है। दशकों बाद, तुरंत तुरंत नहीं बदलती है, ये परिवर्तनशील होती है। भाषा कैसी होती है? परिवर्तनशील, बदलाव होता है, डायनामिक। तो आप कहते हैं परिवर्तनशील, गतिशील, या प्रश्नों में दे दे अस्थिर, आप कहेंगे जी हाँ। लेकिन हमेशा बदलाव होते रहता है, तुरंत तुरंत जब शब्द लगा दे तो गलत हो जाएगा। जैसे कलम, आज पेन बोल रहे हैं इसे, पहले लीड बोलते थे, इसे लेखनी बोलते थे, लिखना। पिताजी हैं, आज वो डैड बन गए, डैड। लेकिन पहले क्या बोलते थे? पिताजी बोला जाता था उन्हें, बाबा बोलते थे, फिर वो पिताश्री हो गए, फिर धीरे धीरे पापा बदल गए, आज उनका स्वरूप डैड हो गया है। तो यही तो अपन बोलना चाह रहे हैं, गतिशील, परिवर्तनशील। और स्थिर, स्थिर नहीं, कांस्टेंट, निश्चित नहीं होता है, समयांतराल पर दशकों बाद बदलती है भाषा, क्षणिक नहीं बदलती। ऐसा नहीं, तुरंत नहीं कि आज आपने जो है ना ये पढ़ा, कल वो भाषा बदल गई, जी नहीं। लेकिन परिवर्तनशील होती है भाषा। भाषा एक पैतृक संपत्ति नहीं होती है, लीगेसी नहीं होती है। तो पापा जी जानते थे कोई विषय बहुत अच्छे से, तो बच्चा भी उस भाषा को अच्छे से जानेगा, ये जरूरी नहीं है। ये क्या होता है? सीखा हुआ व्यवहार। आपसे बोल देगा भाषा कैसा होता है? पैतृक नहीं, ये अर्जित होती है, अर्जित, अर्थात सीखना पड़ता है आपको, अर्जित किया हुआ व्यवहार होती है भाषा। यानी भाषा सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होती है। सामाजिक अनुभव मतलब संस्कृति, समाज, सामूहिक वाक के द्वारा
समाज में लोगों के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उस भाषा के आधार पर हम ढलते हैं, उसे सीखते हैं। सांस्कृतिक अनुभव। अब देखें, विद्यालय में अक्सर पाया जाता है अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन बच्चा क्या जानता है? मातृभाषा बांग्ला। तो बताइए, घर की भाषा मातृभाषा और विद्यालय की भाषा क्या भिन्न भिन्न होनी चाहिए? नहीं। अलग अलग होनी चाहिए? नहीं। क्या उनमें अलगाव होना चाहिए? नहीं। मतभेद होना चाहिए? मतभेद मतलब असमानता नहीं होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। मातृभाषा बच्चा जानता है ना, और आप जानते मातृभाषा में पढ़ाने का नियम है, मातृभाषा का प्रयोग करना है, मातृभाषा के आधार पर बच्चे को सिखाना है। तो मध्यस्थ होनी चाहिए, सह संबंध होना चाहिए। किसमें? घर की जो मातृभाषा है और विद्यालय की भाषा में मध्यस्थता होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, सह संबंध। दोनों में क्या होना चाहिए? समरूपता, सिमिलैरिटी, समानताएं होनी चाहिए, अलगाव नहीं होना चाहिए। गौर फरमाएंगे इस बात को। भाषा एक व्यवहारिक अर्थात जीवन में, बिहेवियर में जितना हम प्रयोग करते हैं उतना ज्यादा मजबूत होती है। बच्चा जितना बोलेगा, दुकान जाएगा, शॉपिंग करेगा, रेलवे स्टेशन जाएगा, वहां टिकट कटाएगा, या फिर स्कूल में शिक्षकों के साथ जितना बोलेगा, अर्थात व्यवहार में जितना प्रयोग करेगा, भाषा उतनी विकसित होगी। तो हम कह सकते हैं कि भाषा एक व्यवहारिक विषय है जो कि विभिन्न स्थितियों को साधती है। विभिन्न स्थिति, डिफरेंट टाइप सिचुएशन, चाहे वो ऑटो पर जाना हो, बस पर जाना हो, नानी घर, दादी घर, या फिर कोई किताब खरीदना हो, 1 किलो आटा खरीदना हो, स्थिति चाहे जो भी हो, परिस्थिति जैसी भी हो, परिवेश जो भी हो, सब जगह आपको भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। सोच के देखिए, क्या आप दुकान पे जाकर के चुपचाप खड़े हो जाएंगे और टटा टटा ओ दो ओ, क्या बेटा बोलो ना, भाषा का प्रयोग करो ना। पता चला दुकानदार कुछ दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि भाषा को साधा नहीं जा रहा है, अपनाया नहीं जा रहा है। तब बच्चा बोलता है डेयरी मिल्क दीजिए, तो दुकानदार ने निकाल के दे दिया। ये किससे संभव हो पाया? भाषा से। अर्थात स्टेटमेंट आपसे परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि भाषा जीवन की विभिन्न स्थितियों, डिफरेंट टाइप्स, वेरियस टाइप सिचुएशन को साधती है। ये कथन सत्य कि असत्य? आप कहेंगे सत्य है। आप 2023 से देखेंगे प्रश्नों को, और ये आपके जो है ना विकल्पों में पाया हुआ मिलेगा आपको। भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भ में, मैंने बताया विभिन्न स्थितियों में, विभिन्न संदर्भ में, डिफरेंट टाइप्स के कॉन्टेक्स्ट में, चाहे वो सौदा पानी खरीदना हो, ब्रश खरीदना हो, या किसी से वार्तालाप करना हो, या किसी से एड्रेस पूछना हो, सभी के लिए भाषा ही जरूरी है, भाषा का प्रयोग जरूरी है। तो भाषा का प्रयोग जीवन की विभिन्न संदर्भों में होता है। और जितना एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे तो बोलेंगे ही, और बोलेंगे तो भाषा का विकास होगा। तभी तो भाषा एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती है। भाषा एक दूसरे के सानिध्य में क्या होती है? फलती फूलती है। ये विकल्पों के रूप में आपके क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। भाषा का प्राथमिक स्वरूप सांकेतिक है, मैंने बताया ना आपको, क्योंकि बच्चा पहले रोता है और रोना उसका एक साइन होता है, संकेत होता है। अब सांकेतिक नहीं दिया है, मौखिक दिया है, तो आप मौखिक को उत्तर लगाएंगे। बच्चा पहले संकेत करता है, ठीक। तो प्रथम भाषा मातृभाषा, मदर टंग बच्चे की। कोई बालक द्वितीय भाषा, सेकेंड लैंग्वेज, अधिगम के द्वारा ही सीखता है। किसके द्वारा? लर्निंग के द्वारा। और प्रथम भाषा अर्जन के द्वारा। आप लोग अगला चैप्टर देखेंगे, अर्जन एवं अधिगम, उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो कोई बालक द्वितीय भाषा अधिगम के द्वारा ही सीखता है, एवं इसी मातृभाषा, ये जो मातृभाषा है L1 लैंग्वेज फर्स्ट,
ये आपने क्या देखा, लैंग्वेज 2, और इसमें लर्निंग। और मातृभाषा L1 अर्जन के द्वारा होता है, एक्विजिशन, अधिग्रहण। इसी मातृभाषा यानी भाषा अर्जन में जो भी सीख लिया, उस मातृभाषा का सहारा लेते हुए अन्य कई सारी भाषाओं को भी आगे बच्चा सीख लेता है। मातृभाषा का प्रयोग करके ही बच्चा अंग्रेजी सीखेगा, संस्कृत सीखेगा, बांग्ला, तमिल या जो भी उसे सीखना है। अन्य भाषा को सीखने के लिए किसकी मध्यस्थता, किसका सहारा, मातृभाषा का। अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती है, जीवन पर्यंत। और अधिगम कैसा होता है, जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स, जटिल प्रक्रिया होती है। चूंकि एक नियम पूर्ण प्रक्रिया है ना, ये कॉम्प्लेक्स होती है। आप गौर फरमाइएगा, अधिगम अर्थात लर्निंग, सीखना। अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती है, कंटिन्यूअस, मृत्यु पर्यंत तक, जीवन पर्यंत तक, एवं जटिल होती है ये। उदाहरण के लिए स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पुस्तक आदि से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो सब कैसा, नियम पूर्ण होता है, नियम पूर्ण प्रक्रिया। अधिगम की बात कर रहे हैं ना, तो अधिगम कैसा होता है, औपचारिक होता है। अधिगम होता है नियम पूर्ण, सक्रिय प्रणाली, जटिल, व्यवस्थागत अर्थात व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। चैप्टर 1 पढ़ा, फिर चैप्टर 2 पढ़ा, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कोई सिखाने वाला होता है अधिगम में। लेकिन अर्जन स्वतः होता है, मातृभाषा स्वतः स्वाभाविक होती है। तो नियम पूर्ण प्रक्रिया कौन, अधिगम होती है, एक व्यवस्थित। आइए, आपने भाषा के बारे में जान लिया, तो लिपि यानी स्क्रिप्ट के बारे में देख लेते हैं। डायलेक्ट नियमबद्ध होता है, जो नियम पूर्ण लिखने की व्यवस्था, किसकी, लिखने की, लिखावट या लिखने का जो तरीका होता है, ढंग होता है, उसी को तो लिपि कहते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए, अक्षरों को लिखने के लिए जिन चिन्हों या संकेतों या प्रतीकों का प्रयोग करते हैं वही आपकी लिपि कहलाती है। लिपि, स्क्रिप्ट और भाषा दो अलग अलग चीजें होती हैं। ये डायलेक्ट क्या कर रहा है, बोली, स्क्रिप्ट होती है अंग्रेजी। भाषा मुख्यतः बोली जाती है और लिपि मुख्यतः लिखी जाती है। जी हाँ, ये आप पॉइंट टू बी डिनोटेड याद रखें कि भाषा मुख्यतः बोली जाती है और लिपि के द्वारा हम लिखने का कार्य करते हैं। लिपि लिखित व्यवस्था होती है, लिपि लिखित व्यवस्था होती है, लेकिन जो मौखिक होता है हमारा बोलना, वो यादृच्छिक होती है। कहेगा भाषा अस्थाई होती है, आप कहेंगे अस्थाई। मौखिक वाला जी, लेकिन लिपि जो होती है अस्थाई होती है, परमानेंट। देखिए, भाषा नहीं, यहाँ पे मौखिक होना चाहिए, मौखिक, मौखिक रूप टेम्पररी होता है, टेम्पररी। मैं जो भी बोल रहा हूं ये हवा में उड़नशील हो गया, क्या हो गया, ये अस्थाई। क्या हो गया, अस्थाई। लेकिन लिखित स्वरूप, अशोक की शिलालेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, ताम्रपत्र, आज 50 वर्ष, 100 वर्ष, 2000 वर्ष बाद भी आज भी वो अस्थाई रूप में लिखित हैं, परमानेंट हैं। तो लिखित स्वरूप जो होता है डियर, उसी को तो लिपि कहते हैं। और लिपि कैसी व्यवस्था हो जाएगी, अस्थाई, परमानेंट। भाषा श्रव्य होती है, जबकि लिपि दृश्य। जी हाँ, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण। भाषा मुख्य रूप से सुनी जाती है। आप सभी मेरी बातों को मौखिक रूप में सुन रहे हैं और मैंने लिपिबद्ध ये जो लिखा, ये आप देख पा रहे हो, दृश्य, दृश्य। तो दोनों एक दूसरे का कैसा होता है, पूरक होता है, कंटेम्पररी होता है। भाषा और लिपि एक दूसरे की पूरक होती हैं। प्रत्येक भाषा की ना अपनी एक लिपि होती है, लिखने की व्यवस्था होती है। ये बात गलत हो जाएगी, सर क्यों क्यों क्यों? हाँ बाबा, पेशेंस तो रखो, आप डीटीए भागलपुर में
आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सोच के देखें, मैंने क्या बताया? हिंदी, मराठी, नेपाली, संस्कृत, सबकी एक लिपि क्या? देवनागरी। तो इन चारों की अपनी अपनी अलग अलग लिपि हुई क्या? नहीं, चारों को एक ही लिपि में लिख दिया गया। तो आप कैसे कह सकते हैं भला कि अपनी एक लिपि होती है सबकी? आगे देखिए, सही कथन होगा क्या? प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि नहीं होती। क्यों? मैं बताता हूं और बताता हूं आपको। जैसे लिपि क्या होती है भाई? तो लिपि होती है लिखने की एक क्रमबद्ध नियमबद्ध व्यवस्था, स्क्रिप्ट। सोच कर देखें, जब हम हिंदी को लिखते हैं देवनागरी लिपि में, या आप मराठी को लिखते हैं, नेपाली को लिखते हैं, या संस्कृत या हिंदी को देवनागरी लिपि में, और आप हिंदी को क्या अंग्रेजी वाली रोमन लिपि में नहीं लिख सकते? आप कहेंगे हाँ। जैसे अंग्रेजी में टाइप करते होंगे आप, मोबाइल में करते हैं ना। देखिए, किसी भाषा को कई लिपियों में लिखा जाता है, किसी भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है। तो प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि नहीं होती। ये स्टेटमेंट सही है। पेशेंस, पेशेंस। आप मोबाइल में टाइप करते हैं, क्या करते हैं टाइप? जैसे वह जाता है, ये किस लिपि में हो गया? देवनागरी लिपि में। क्या आप अंग्रेजी के रोमन में नहीं लिख सकते इसे? आप लिख सकते हैं। वह, फटाक से टाइप किया, वह जाता है, आपने टाइप किया किसमें? रोमन में। ये रोमन लिपि है ना, अंग्रेजी है। आप उर्दू में भी कर सकते हैं टाइप। तो आप कैसे कह सकते हैं एक ही लिपि में लिखी जा सकती है? कई लिपियों में लिखी जा सकती है। गौर फरमाइए मेरे हुजूर, स्मरण में लाइए मोबाइल की वो टाइपिंग, वो कंप्यूटर में अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी का ट्रांसफर्स कर लेना। ही गोज अंग्रेजी है ना, आइए रोमन है ही गोज, और आप मोबाइल में टाइप करते हैं, इसे देवनागरी में भी लिख लेते हैं। हाँ, दीर्घिकार ही गोज, गौकार जो गोज, ऐसे तो आप करते हैं। तो आप नहीं कह सकते कि कई लिपियों में लिखा जा सकता है, एक ही लिपि में थोड़े। जी, अतः हमारा वो स्टेटमेंट सही हुआ कि अपनी लिपि नहीं होती है। विश्व में मूल रूप से 3 प्रकार की लिपियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 3 रूप मूल रूप से। चित्रलिपि, अल्फाबेटिक लिपि, अल्फा सिलेबिक लिपि। भारतीय संविधान के अनुसार कुछ भाषाओं की लिपि का आइए वर्णन करते हैं। देखिएगा, देवनागरी लिपि में ये सारी भाषाएं लिखी जाती हैं। बात करेंगे हम रोमन लिपि की, फारसी लिपि, ब्राह्मी लिपि, सबको एक एक करके देखते हैं। तो देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली, संथाली, सिंधी, डोंगरी, बोडो, मैथिली, भोजपुरी। जी हाँ, मैथिली, भोजपुरी, ये सारी भाषाएं किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। और पूछा जाए कैसे, तो बाएं से दाएं की ओर, बायां हाथ छटकी हाथ के तरफ से बरकी हाथ के तरफ, खैका हाथ के तरफ। बुझ गई नहीं दादा? हाँ, आइए रोमन लिपि की बात करें। अंग्रेजी रोमन लिपि, ये भी बाएं से दाएं चलता है, यू नो वेरी वेल। फारसी लिपि, उर्दू, दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट, बड़की हाथ से तरफ से छटकी हाथ के तरफ, ना खैका से बगैर खैका। कोई कुछ और तो नहीं बोल रहे? फारसी, उर्दू, कश्मीरी, कश्मीरी भी किसमें? फारसी में। ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। एक ब्रेल लिपि भी होती है,
आइए इस पर भी चर्चा करते हैं। ब्रेल लिपि दृष्टिबाधित के लिए, लुई ब्रेल फ्रांस के निवासी के द्वारा विकसित। लुई ब्रेल फ्रांस, नेत्रहीन लोगों के पढ़ने और लिखने की ये एक व्यवस्था होती है। 6 बिंदु बने होते हैं एक समतल मोटे गत्ते वाले कागज पर। कितने? 6 डॉट्स, 6 डॉट्स, 6 बिंदु पर आधारित। इसमें 64 अक्षर होते हैं। आयताकार सेल में 6 उभड़े हुए बिंदु, जिस पर हाथ फेर कर बच्चा, उभड़ा हुआ रहता है ना, हाथ फेर कर बच्चा समझ जाता है ये अ है, ये क है, ये च है। तो इसमें 64 अक्षर होते हैं। आयताकार सेल में 6 उभड़े हुए बिंदु, जो कि 2 पंक्तियों में होते हैं। आपको तो इतना याद रखना है, 6 बिंदु, 6 डॉट्स। अभी ना कंप्यूटरीकृत चल पड़ा है आधुनिक। आधुनिक कंप्यूटरीकृत ब्रेल लिपि में 8 डॉट्स। जब आपसे कंप्यूटरीकृत पूछ लेगा, आप कह देना कि 8 डॉट्स पर विकसित। कितने? 256 अक्षर और चिन्ह होते हैं। 256, 256। आइए, आपने भाषा को देखा, आपने देखा लिपि। अब चर्चा करते हैं अधिगम, मतलब सीखना, लर्निंग। अधिगम, अधिगम क्या है भाई? तो व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। जब भी आप सीखते हैं, लर्निंग करते जाते हैं, आपका व्यवहार चेंज होता है, परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। पहले शुरुआती समय में याद कीजिए, जब आप लर्निंग नहीं किए थे ज्यादा, तो अगले वाले मित्र के पीठ पर 00, तेरा बाप चोर है लिख देते थे। गुड मॉर्निंग सर, खड़ा हुआ, पता चला एकदम करची लगल का जो है पेंसिल रख दिए उसके सीट पर। आज लेकिन व्यवहार में परिवर्तन हुआ। क्यों? अधिगम के कारण, लर्निंग के कारण। तो व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम, अर्थात सीखना। यही तो लाइनें कह रही हैं, चेंजिंग बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग, अधिगम। सीखने की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। सीखा कब जाएगा? कोई निष्क्रिय होगा, पैसिव? नहीं, जब कोई सक्रिय होगा, एक्टिव होगा। यानी कि सक्रिय होता है कौन? अधिगम। एक्टिव प्रोसेस होती है। सार्थक अनुभव का संगठन होता है, कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल एक्सपीरियंस। सार्थक, निरर्थक नहीं, जिसका अर्थ होता है सार्थक। सार्थक अनुभव का संगठन होता है क्या? अधिगम। अधिगम, सीखना जीवन पर्यंत, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, सतत प्रक्रिया होती है, निरंतर, जो कि कहीं से भी सीखा जा सकता है। खेत खलिहान से, पर्यावरण से, दादी घर नानी घर से, या जेठ सास के यहाँ से, या भौर भौजाई के यहाँ से, ननद सखी, दोस्त सहेली के यहाँ से। सार्व मतलब सभी जगह, भौम मतलब विद्यमान, होती है क्या? शिक्षा, लर्निंग। और आप कहीं से भी सीख सकते हैं। तो ये लाइनें चिरंतन रूप में सत्य हैं कि सीखना सार्वभौमिक अर्थात यूनिवर्सल होती है। जब आपसे पूछ लिया जाए तो ये कथन सत्य है, आप कहना। सीखना और सीखते हैं आप, लर्निंग करते हैं। आप दवाइयों के बारे में जानते हैं, कौन जो है पोषक तत्व होते हैं, कौन गैर पोषक तत्व हैं। आप सभी चीजों के बारे में जानते हैं, अच्छा बुरा, और आप डेवलपमेंट करने लग जाते हैं, चाहे वो भाषाई तौर पर विकास हो या सामाजिक तौर पर। तो एक सीधी लाइन में सीखना क्या है? लर्निंग इज अ डेवलपमेंट प्रोसेस। सीखना क्या होता है? विकास होती है सीखना। सीखना विवेकपूर्ण होती है, बौद्धिकता, बुद्धिमत्ता का प्रयोग होती है। सीखना विवेकपूर्ण, इंटेलेक्चुअल है, बौद्धिक, तार्किक। सीखना व्यवहार में परिवर्तन होती है, ये बातें तो आप जान चुके हैं। सीखना कहां से? स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, दोस्त मित्र, पापा मम्मी इत्यादि, अर्थात वातावरण, समाज से ही संभव है। तो निसंदेह यू कैन से सीखना वातावरण की देन है।
सीखना एक पर्पसफुल क्रिया है, एमफुल। पर्पस, आप किसी ना किसी चीज के लिए, एक उद्देश्य के लिए सीखते हैं, अर्थात उद्देश्यपूर्ण क्रिया है ये। प्रक्रिया होती है सीखना, लेकिन रिजल्ट जो होता है वो उत्पाद होती है, प्रक्रिया उन्मुख। सीखना जो है डियर रसगुल्लाज, वो प्रक्रिया है, प्रोसेस, लेकिन उत्पाद यानी प्रोडक्ट जब आप सीख लेते हैं, रिजल्ट मिल जाता है, वो है उत्पाद। लिख करके कोई चीज आपने संपन्न कर दिया, जमा कर दिया, वो है उत्पाद, प्रोडक्ट, परिणाम। तो प्रक्रिया है पर्पसफुल प्रोसेस, एमफुल प्रोसेस, क्या? लर्निंग, सीखना। सीखना आंतरिक दृष्टिकोण से, आंतरिक तार्किकता पर निर्भर करता है, अर्थात अंतर्हित, आंतरिक अंतर्दृष्टि, पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट, प्रयास आदि के द्वारा संभव होती है। अंतर्दर्शी, अंतर्दृष्टि, इंसाइटनेस, आंतरिक रूप में किसी चीज को वहन कर लेना, प्राप्त कर लेना। इसी को तो कोहलर महोदय, चिंपांजी सुल्तान नामक वनमानुष पर जिन्होंने प्रयोग किया, उन्हीं का तो सिद्धांत है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, कोहलर। तो अंतर्दृष्टि पर आधारित होती है, प्रयासों पर आधारित होती है, पुनर्बलन पर आधारित होती है, क्या? सीखना। कई मनोवैज्ञानिक ने कई परिभाषाएं दी हुई हैं, किसकी? सीखना की, अधिगम की। हमें नहीं जानना है, क्योंकि रटंत विद्या तो आएंगी नहीं आपकी परीक्षाओं में। गेट्स वैसे कहते हैं कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तनीय अधिगम है, यानी घर का गेट कीपर कैसा होना चाहिए? अनुभवी और प्रशिक्षित, अर्थात एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रेंड। ऐसे थोड़े गेट कीपर रखिएगा। प्रत्येक घर के आगे एक गार्डन होता है और गार्डन से बना गार्डनर, और गार्डन में होता है क्या? गार्डन कैसा? आपके वातावरण के अनुकूल। तुलसी का पिंडा लगाते हैं, बाग बगीचा लगाते हैं, गार्डन को क्या करते हैं? अपने अनुकूल करते हैं। तो खैर, ये बातें आपने सीखी आज पहले अध्याय में। अगला अध्याय हम लोग देखेंगे अर्जन एवं अधिगम, एक्विजिशन एंड लर्निंग। कैसी लगी हमारी कक्षा? जरूर सूचित कीजिएगा और कर दीजिए। चलिए, धन्यवाद।